गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में गॉसेस थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर बाहर पैक, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हर पॉइंट पर चार्ज सेम। और हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बार पॉइंट हम सॉलिड स्फीयर के बाहर रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक बार हम पॉइंट को सॉलिड स्फीयर के इनसाइड रखेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसे भी देखेंगे। और थर्ड केस में एक बार पॉइंट को हम ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर रखेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने थिन स्फेरिकल सेल के लिए, मीन्स हॉलो स्फीयर के लिए, जो कि चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही तीन केस लिया था, आउटसाइड, इनसाइड, और तीसरा केस आपका ऑन द सरफेस था। तो आज पहले वाले में और आज वाले में अंतर क्या है कि हमारा पहले वाले में स्फीयर हॉलो था, आज हमारा स्फीयर सॉलिड है। तो चलिए, हेडिंग पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक गिवन सॉलिड स्फीयर है। अब हम जब गिवन सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ये हमारे पास कोई गिवन सॉलिड स्फीयर। गिवन इसका मतलब हमें कुछ जानकारी है इसके बारे में। सपोज करो कि इस गिवन सॉलिड स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज करो कि प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हम जैसा बता रहे सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज अंदर भी रहे होंगे, बाहर भी रहे होंगे। ये देखिए, कुछ हम तस्वीर ऐसे दिखा दूँ। चलिए, सेंटर को भी कुछ कह दिया। ओह, गिवन सॉलिड स्फीयर है, आपको कह रखा है किस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस आर है, एक गिवन टर्म है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि आज हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज के रूप में नहीं है, बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है। और यही तो खूबसूरती है गॉसेस लॉ का कि चार्ज चाहे किस भी रूप में हो, चाहे पॉइंट चार्ज के रूप में हो, चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करके निकाल पाते हैं। और आज कहा गया है कि सेंटर से आर के डिस्टेंस पे, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे, ये देखिएगा मैं आपको दिखाऊं, ये सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस, ये भी गिवन है आपका। हमसे कह दिया गया है कि सॉलिड स्फीयर है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और सेंटर से आर के डिस्टेंस पे पॉइंट आउटसाइड है। ये मेरा केस फर्स्ट होगा, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये हमारा केस फर्स्ट है, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। केस फर्स्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा निकालना चाहते हैं, क्लियर है। एक्चुअली हम यहाँ पर गॉस लॉ यूज़ करना चाहते हैं। गॉस लॉ हम तब यूज़ कर पाते हैं जब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो, क्लियर। तो हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींचना होगा जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। वैसे तो हम गॉसियन सरफेस किसी भी शेप, किसी भी साइज का हम खींच सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहता है कि गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा प्लॉट करूं जिससे कि उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, जिससे कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए।
साथ में उस गॉसियन सरफेस का, उस मैथमेटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उस गॉसियन सरफेस का एरिया का भी जरूरत पड़ने वाला है। इसलिए हम कुछ रेगुलर शेप में खींचते हैं जिससे कि उसका एरिया के लिए फॉर्मूले वगैरह हमें पता हो। चलिए, तो हम गॉस थ्योरम यूज करना है। गॉस थ्योरम हम यूज तब कर पाएंगे जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कैसा प्लॉट करें जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अगर हम इस पॉइंट P से पास होता हुआ अगर हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये मात्र हाइपोथेटिकल है, समझने और समझाने का मात्र एक तरीका है, मतलब इस पॉइंट P से होता हुआ हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हम प्लॉट करते हैं। कहने का मतलब है कि इस स्फीयर को एक बड़े स्फीयर से हमने कवर कर दिया, मात्र एक कल्पना होता है। यही तो है हमारा गॉसियन सरफेस। क्योंकि अब इस सरफेस के प्लॉट हो जाने से अब हम गॉस लॉ यूज कर पाते हैं, इसलिए इस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम गॉसियन लॉ कहते हैं। हुआ क्या कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्वाभाविक है इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ सकते हो कि इसके हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है। सपोज करो जैसे ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हम दिखाए हैं, इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा, यानी ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ऐसे हम दिखा सकते थे। ये देखिए अगर यही नेगेटिवली चार्ज होता तो इनवर्ड हम दिखाते कुछ ऐसा। ये देखिए ऐसा, ओके। एक इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स यहाँ से चला होगा, पॉइंट P से होता हुआ निकला होगा। समझ में आ रही बात? अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो लाइन को इनवर्ट कर देते। क्लियर है? हम कह रहे हैं कि इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट होता है सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। इसलिए हमने बोला कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस हमेशा जो है सिमेट्रिकल शेप में लिया जाए। क्लियर? चलिए, अब समझ रहे हो, अब हम मैथमेटिकल प्रोसेस की ओर बढ़े। फिगर के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। अब इस पॉइंट P से होता हुआ एक पॉइंट P के अगल बगल एक छोटा सा रीजन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। माना इस छोटे से रीजन का एरिया है ds, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हमने बोला है नॉर्मली होना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट P पर E और ds एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल 0 है। क्लियर है? Let us consider a solid sphere having radius r. Let plus q amount of charge is uniformly distributed over the solid sphere. Let P be any point at a distance r from the center O. But तुम ये भी समझ रहे हो such that कि R is greater than R. Here we are interested to find out the electric field intensity at point P. For completing this purpose, we draw a Gaussian surface passing through the point P. We also consider a small element, a small region around the point P. चलिए, केस फर्स्ट में यही है, ए दिस स्मॉल r इज कैपिटल, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. ठीक है। अब मेरे को तुम ये बताओ कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओनली दिस स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? मतलब इस छोटे से रीजन से होकर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, क्योंकि और भी निकल रहे होंगे, अगर समझ लेना और भी निकल रहे होंगे। फिगर करना गंदा करते हुए अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एलिमेंट, थ्रू ए स्मॉल एलिमेंट
स्वाभाविक है स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा। उसे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाई से दिखाया, तो फ्लक्स का डेफिनेशन तो यही बताता है कि ये होना चाहिए ई डॉट डी एस। क्लियर है? इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का डेफिनेशन तो यही बताता है ई डॉट डी एस। लेकिन अब हम तुमसे कहें कि इस पूरे होल गॉसियन सरफेस के लिए, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, यानी कितने इस क्लोज सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे इनको काउंट करना पड़ेगा। यही नियम होता है जी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड ही होता है। होल गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। कहानी वही है, ये समझ में आ रहा है। ये क्यों लेते हैं सर्किल, क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि हम मान सकते हैं कि ये हमारा बड़ा वाला जो स्फीयर है एक कई छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। जब हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए जब फ्लक्स बता सकते हैं कितना है, तो उसी प्रकार से चाहते तो हर अलग अलग स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स अलग निकालते। इसके लिए फ्लक्स ई डॉट डी एस, इसके लिए फ्लक्स ई डॉट डी एस, इसके लिए फ्लक्स ई डॉट डी एस, और सब कुछ ऐड कर देते, इंटीग्रेट कर देते। तो स्वाभाविक है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए हमने इंटीग्रेशन दे दी। और ये तो समझ में आ ही रहा है, वही कहानी पुनः एक क्लोज सरफेस के लिए बता रहा है। ये जो है ई डॉट डी एस सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स है, और हम क्या बोल रहे हैं कि ए क्लोज सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं जिसके लिए हमने फ्लक्स अलग निकाला है सबका, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया। स्वाभाविक है यार, ये सॉल्व होकर जो आएगा इस पूरे गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाता है फाई, ठीक है। ई को, अच्छा इसको ब्रेक करें तो क्या हो जाए, अगर इसको यहीं पर ब्रेक कर देते अच्छा हो जाता। इसको लिखते ई डी एस कॉस जीरो। अरे भाई पॉइंट पी पर ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल जीरो हो रहा है, कॉस जीरो 1 होता है, यहीं से ए आ जाता है ई डी एस। तो अब इसको न लिख कर ज़्यादा अच्छा है कि हम इसी को ले लेते हैं ई डी एस, ठीक है। ई कांस्टेंट टर्म है, हम तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि हम जानबूझकर कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस प्लॉट करना चाहते हैं जिससे कि ई हमारा कांस्टेंट हो जाए, इंटीग्रेशन के पीछे निकल जाए और हमारा इंटीग्रेशन आसान बन जाए। ई कांस्टेंट टर्म पीछे चला गया। ई बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि क्लोज सरफेस पर, मतलब गॉसियन सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं सबके एरिया को ऐड करो। तो स्वाभाविक है यार कि सबके एरिया को ऐड करेंगे तो बड़ा वाला स्फीयर के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब बड़े वाला स्फीयर का एरिया कितना है, ए है 4 पाई रेडियस का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, इस बड़े वाले इस गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा 4 पाई उसका रेडियस का होल स्क्वायर। एग्री करते हो? ठीक है, इसको हमने बोल दी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स इतना होना चाहिए। लेकिन जब यही क्वेश्चन का जवाब अगर गॉस लॉ की मदद से ढूंढे, फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होता है, तो कहता है Q in by एप्सिलॉन नॉट।
क्या कहता है, क्यूइंग इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, ठीक, ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर इस स्फीयर को इनक्लोज करा है, तो स्वाभाविक है कि क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। तो हम बोलेंगे क्यू, क्यूइन की जगह पर क्या होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, इस क्यूइन की जगह पर क्यू क्यों लिख रहे हैं। हमें ये देखना है कि गॉसियन सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि गॉसियन सरफेस अपने अंदर इस स्फीयर को सिमटे पड़ा है, अपने अंदर इस स्फीयर को रखे पड़ा है, तो इस स्फीयर पे जो चार्ज होगा क्यूइन का मान तो वही होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। और इसको हमने बोल दी इक्वेशन सेकंड। अब हमारे हिसाब से इस क्लोज सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स इतना है, लेकिन गॉस के हिसाब से इसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होना चाहिए। स्वाभाविक है हम दोनों को कंपेयर करेंगे और हर हालत में दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसे मिटाना भी नहीं था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हम कंपेयर कर दिए और इसलिए इज इक्वल्स टू आ रहा है क्यू, थोड़ा सजा के लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसी को हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देगा। क्लियर। अब तुमको याद आ रहा हो तो पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता था, आज पुनः केस मैच कर रहा है। इसका मतलब कि सॉलिड स्फीयर है, चार्ज अंदर बाहर सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बावजूद भी हम ऐसा मान सकते हैं कि एक चार्ज इस सेंटर पे कहीं ना कहीं सेंटर्ड है। अगर ऐसा हम मान लें कि चार्ज इस सेंटर पे सेंटर्ड है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही नजर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर तुमको याद आ रहा हो तो थिन स्फेरिकल सेल के केस में भी अगर ये हॉलो स्फीयर था तो भी आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ रहा था और वहाँ पर भी यही कंक्लूजन हम निकाले थे। इसलिए इस बात को तुमको ध्यान देना चाहिए कि स्फीयर हॉलो या सॉलिड हो, आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना है। और दोनों ही केस में ऐसा हम मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं, जबकि हकीकत बात यही है कि चार्ज आपका अंदर बाहर सब जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि रिजल्ट जो है मैच कर रहा है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आता है एकदम वही मान यहाँ पर भी आ रहा है, इसलिए ऐसा हम मान सकते हैं, जबकि हकीकत वही है कि चार्ज आपका अंदर बाहर एक समान पैक है। क्लियर है। हाँ, आर का टर्म यहाँ पर डेनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता जाएगा। और यही यदि पॉइंट अगर मान लो इन्फिनिटी पर आ जाए तो आर के जगह पर इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इन्फिनिटी क्यू बाई इन्फिनिटी 0। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सॉलिड स्फीयर है, चार्ज्ड है, और यदि पॉइंट आउटसाइड पे ही है लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है। क्यू का टर्म न्यूमरेटर में है, इसका मतलब है कि इस पे जितना ज़्यादा चार्ज हमारा होगा स्वाभाविक है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो बढ़ना ही चाहिए जी। केस सेकंड, यदि पॉइंट P अगर सरफेस पे होता, केस सेकंड व्हेन पॉइंट P lies
एट द सरफेस। इसमें तुमको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है। सपोज करो कि अगर ए पॉइंट पी यदि आर के डिस्टेंस पे, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे यदि सरफेस पे होता, बहुत स्पष्ट है, तब उस केस में ए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाते। तो तुमको इस केस में करना क्या होता है कि पुट कर देना है यहाँ पर स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर, और तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है Q/4πε0 प्लस इस स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे केस थर्ड, जहाँ पॉइंट पी जो है सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको देखेंगे। पहले इतना नोट किया जाए। केस थर्ड में हमारा पॉइंट पी इनसाइड होगा। पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है? तो किस सेकंड, तो बहुत आसान था जी। पॉइंट पी यदि सरफेस पे होगा तो उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों से इक्वल हो जाते हैं। चलिए अब जरा हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। पॉइंट पी स्फीयर के अंदर है, इसे भी बता देते हैं। चलिए, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, प्लस की अमाउंट इस पे लग रहा है स्फीयर आज अच्छा नहीं बना। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज्ड। ठीक है, अंदर बाहर हर जगह हर पॉइंट पर चार्ज एक समान, और जब सभी चार्ज को जोड़े होंगे तो प्लस क्यू होगा। इसका सेंटर हमने कुछ कह दी, ओ है, रेडियस की जानकारी है आर। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस, ये देखो स्मॉल आर के डिस्टेंस पे पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, पुनः वही बात हमें लगानी है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हम तब लगा पाएंगे जब चार्ज इनक्लोज हो। पूरा चार्ज ना अगर इनक्लोज हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, चार्ज का अगर कुछ भी हिस्सा अगर हम इनक्लोज कर पाते हैं तो गॉस लॉ हम लगा लेते हैं। बस गॉस लॉ लगाने के लिए कंडीशन वही है, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। भले ही चार्ज का कुछ ही हिस्सा इनक्लोज हो पा रहा हो, ये मैटर नहीं है। तो फिर वही कहानी कि हम पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, और यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींच रहे हैं, क्योंकि सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि सरफेस के यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है। क्लियर है? चलिए, अब पॉइंट पी, अच्छा ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया हमारा, ये भी छोटा वाला जो स्फीयर है, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। ऐसे भी निकला होगा, ऐसे निकले होंगे, ऐसे निकले होंगे। ये समझ में आ रही है बात? ऐसा हम दिखा सकते हैं। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, फिर पॉइंट पी के चारों एक स्मॉल रीजन एरिया मान रेडियस, स्वाभाविक है कि इसका एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट पी पर ई और रेडियस के बीच का एंगल भी यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। ओके, तो ये कहानी पुनः वही है। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी इनसाइड है, और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर है? तो हमने करा क्या कि इस पॉइंट पी से होता हुआ हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गॉसियन सरफेस हमने प्लॉट कर लिया है। ठीक है, फिर पॉइंट पी के अराउंड हम एक स्मॉल रीजन हमने कंसिडर किया है जिसका एरिया है डी। स्वाभाविक है कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन
रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब स्पष्ट है जी कि पॉइंट P पर E और DS सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का एंगल 0 है। क्लियर है? अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, उसे हम अगर हम डी कहते हो, ठीक है, तो ये होना चाहिए ई डॉट डी एस, क्योंकि अब सेम है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही लिंक पे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम पिकअप कर देते हैं। इस स्मॉल रीजन से होकर फ्लक्स ई डॉट डी एस, अगर इसे हम ब्रेक करें, ये हो जाता है ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों ले रहे हैं, ये कहानी समझ में आ रहा होगा। कॉस 0 1, यानी ये सिंपल हो जाता है क्या, ई डी एस हो जाता है। ई डी एस इस छोटे से रीजन से होकर फ्लक्स क्या होगा। लेकिन हम कहें कि पूरे गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? क्या होगा, तो हम कहते हैं कि ये छोटा सा जो स्फीयर है कई स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए जब तुम फ्लक्स बता दिए तो तुम चाहते तो इसके लिए फ्लक्स ए डॉट डी एस, इसके लिए फ्लक्स ए डॉट डी एस, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स ए डॉट डी एस, और सबको हम जोड़ देते, ऐड कर देते, इंटीग्रेट कर देते, टोटल फ्लक्स कहानी वही है। इसलिए हम दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सर्किल वाली कहानी तुम समझ गए, दोनों तरफ ये इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। कहानी यहाँ भी वही, ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ऐसा हमने माना है कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, बिल्कुल। तो ई बाहर, ये बच गया डेस, डिफाई का इंटीग्रेशन फाई ई। अब इसका क्या मतलब, इस पूरे का क्या मतलब, ये कह रहा है कि गॉसियन सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है, इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है, सबके एरिया को ऐड करें, इंटीग्रेट करें। तो स्वाभाविक है कि इसके एरिया के बराबर होना क्या, 4 पाई उसका रेडियस का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 पाई उसका रेडियस का होल स्क्वायर। इसको हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यानी हमारे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होना चाहिए, लेकिन जब यही क्वेश्चन का जवाब अगर गॉस लॉ की मदद से ले तो क्या होगा, फ्रॉम गॉसेस लॉ कहता है किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होना चाहिए, तो क्यूबिन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है, किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो क्यूबिन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये है कि क्यूबिन का मान हम कैसे निकालें, हमें तो वो देखना पड़ेगा क्यूबिन का वैल्यू हम कैसे निकालें। क्लोज सरफेस अपने अंदर, क्यूबिन एक गॉसियन सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया है, ये चार्ज कितना चार्ज इंक्लोज किए पड़ा है। अच्छा एक बात है, जरा केयर करना है यहाँ पर, हमने बोला कि ये हमारा जो गिवन सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी हर पॉइंट पर चार्ज सेम, ऐसा नहीं कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है कहीं पर कम है, नहीं। एक यहाँ पर टर्म आता है, इधर से हटा दो, एक टर्म आता है, पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, रो, इसको बोलते हैं रो। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने माना कि इस गिवन सॉलिड स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मान है रो। ये है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ओके इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज है रो है, मतलब हमने ऐसा माना है कि 1 मीटर क्यूब पर चार्ज कितना है, रो है। चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, रो। इस सॉलिड स्फीयर के लिए गिवन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है, रो। अगर हम कहें कि 2 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है, तो
तो 2 रो। अगर हम कहें 3 मीटर क्यू चार्ज पर 3 मीटर क्यू वॉल्यूम पे चार्ज कितना है तो हम कहेंगे 3 रो एंड सो ऑन। क्लियर? इसलिए रो के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, क्यू बाई वी, चार्ज बाय वॉल्यूम। तुमको याद आ रहा हो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से दिखाते हैं, ये होता है चार्ज बाय लेंथ। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से दिखाते थे, और ये होता है चार्ज बाय एरिया, पहले क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जहाँ होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। याद आ रहा है, पहले डिस्कशन किया हुआ है। बहुत बढ़िया जी। चार्ज बाय वॉल्यूम, इस पर चार्ज क्यू, चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम इस पर चार्ज है क्यू, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू। समझ में आ रही बात? अरे किसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम? जी नहीं, इसका वॉल्यूम, क्योंकि इस पर जो चार्ज है उसको तुमने लिया है क्यू, इसका वॉल्यूम ये हो गया। क्लियर है? खैर, तो जरा मेरे को ये बताओ, हम जानना चाहते हैं कि क्यूबिन कंपाउंड क्या होगा, यानी इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस पे चार्ज क्या है। तो हमने कहा कि भाई 1 मीटर क्यूब पे चार्ज है रो, तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है, इसका ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है 4/3 पाई रेडियस का होल क्यूब, स्मॉल आर का होल क्यूब। तो बहुत सीधी सी बात है कि हम कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब पे चार्ज है, 1 मीटर क्यूब पे चार्ज है रो, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे चार्ज है रो। तो जब इतने पोर्शन का वॉल्यूम इतना है तो चार्ज क्या होगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड रो। समझ में आती बात? हम कह रहे हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे चार्ज है रो, तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम तो इतना है, तो इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज क्या होगा? तो यानी यही होना चाहिए क्यूइन, सही बोल रहे? ये होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसको हमने बोला इक्वेशन सेकंड। अब जरा सोचो हम क्या बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स इतना है, जबकि यही गॉस के हिसाब से इसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना है। इसका मतलब हम दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं जरा, इसे मिटाया जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये देखिए दिस, इसको थोड़ा सजा के लिखो तो 4 पाई आर क्यू रो, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़े आराम से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ आर क्यू है, एक आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर यहाँ भी बच गया, यानी ई इज इक्वल टू हो गया यहाँ से सिग्मा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट आ चुका है। हाँ, यदि एक रिजल्ट तुम देखोगे एनसीईआरटी बुक में, रो वाला, सिग्मा वाला, लैम्डा वाला के टर्म में ज़्यादा रिजल्ट शो करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रो का टर्म हटा दे सकते हो। जैसे अभी हमने बोला रो क्या था, तो Q बाई भी था, भी मतलब 4/3 पाई आर क्यू, यही था। अगर तुम यहाँ से हटाना भी चाहते हो रो को, टर्म को, तो एक अंदाज ये मिल सकता था क्या, E इक्वल टू रो की जगह पर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, इस रो की जगह पे आया, स्मॉल आर बना हुआ है, E 3 एप्सिलॉन नॉट भी बना हुआ है। तो थोड़ा सजा दूँ तो ए आ जाता है क्यू आर, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ये
तो ये हो गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आर क्यू। इस रूप में भी रिजल्ट को देख सकते हो, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो। क्लियर है? अब थोड़ा जो रिजल्ट मिला है उसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। रो कांस्टेंट टर्म है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा वो बदलने का चीज़ तो है नहीं। ए आर ये भी वेरिएबल है ज़रूर, क्योंकि आपका पॉइंट इनसाइड में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 3 कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है। बहुत स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, क्योंकि दिस ये आपका कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपका गिवन चार्ज है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, इसका रेडियस कांस्टेंट। हाँ, बदलने वाला है तो ये स्मॉल आर आपका पॉइंट P यहाँ इनसाइड कहीं भी हो सकता है। इसलिए एक कंक्लूजन जो निकल रहा है कि अगर सॉलिड स्फीयर है, चार्ज है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका स्मॉल आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से अगर हमसे कोई ये पूछा कि जरा बताइए कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर पे अगर पॉइंट P सेंटर पे होता तो इसे स्मॉल r का मान हो जाता 0, स्मॉल r का मान हो जाता 0, यानी उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता 0। तो ये भी एक कंक्लूजन हो गया है कि चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारा हॉलो स्फीयर था, थिन स्फेरिकल सेल था, तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा था। ध्यान रखना हम क्या बोलते हैं, अगर ये हॉलो स्फीयर था, इसके पहले वाले वीडियो को आप देखें, अगर ये हॉलो स्फीयर था तो अंदर में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था। लेकिन आज यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड स्फीयर के केस में मात्र सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तुम वैसे भी सिमेट्रिकली सोचो, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सिमेट्रिकली एक पॉइंट यहाँ भी होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में, इस पॉइंट के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो एक पॉइंट यहाँ भी रखा होगा सिमेट्रिकली जस्ट अपोजिट, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटवर्ड। इसी प्रकार से देखा जाए, समझ रहे हो, सिमेट्रिकली हर पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, इसके लिए सिमेट्रिकल पॉइंट ए हो जाएगा, इसके लिए सिमेट्रिकल पॉइंट ए हो जाएगा। यानी ओवरऑल तुम समझ सकते हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में जो है 0 होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा, समझो हम क्या बोल रहे हैं, अब जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा, ये देखो इंक्रीज करेगा, स्मॉल r इंक्रीज करेगा, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्लियर? तो R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे ही हम यहाँ पर सरफेस पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा क्या, Q। अब सरफेस वाला क्या होता था, Q अपॉन 4 पाई, इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आर क्यू, ये कैंसिल, ये हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर। यही तो हमने सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्लियर है? अब जैसे ही पॉइंट अगर अब हमारा इधर आने लगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा था क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, छोटा वाला। सोचो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हम सरफेस पे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, सरफेस के अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए चल रहा था, सरफेस के जैसे ही बाहर निकले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए चलने लगा। अब R का टर्म तुम्हारा डेनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब है कि अब जैसे जैसे हमारा पॉइंट दूर होता जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटना शुरू होगा, और अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम क्या समझ पा रहे हैं, समझ क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अब जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, R का वैल्यू बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ने लगा। तुम वैसे भी सोच सकते हो कि अगर हमारा पॉइंट जैसे जैसे इधर की ओर आ रहा है, क्यूबिन का मान बढ़ रहा है। अभी मान लो पॉइंट P यहाँ था तो क्यूबिन A हो जाता,
अब यदि पॉइंट पी यहाँ आ गया, आर का वैल्यू बढ़ा तो अब हमारा क्यूइन ए हो गया। अब यदि मान लो पॉइंट अगर हमारा यहाँ आ गया तो क्यूइन अब ए हो जाएगा। स्वाभाविक है, चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ना ही चाहिए। तो हम क्या समझ रहे हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि आर का टर्म बढ़ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़कर सबसे मैक्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे मैक्स क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए क्यूइन सबसे मैक्स हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता। हाँ, अब जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं अब हमारा आर का टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है घट रहा है। यानी यदि हम तुम्हें ग्राफ की मदद से समझाएं तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, केयर करो। ग्राफ की मदद से अगर तुमको समझाएं, इधर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर ले लेते हैं इस पॉइंट पी का जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं। यही हमारा सॉलिड स्फीयर है, यही हमारा सेंटर ओ है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली ई का वैल्यू 0, इसमें कोई डाउट नहीं सेंटर पे। अब जैसे जैसे हमारा रेडियस हमारा स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कब, जब हमारा, केयर करें, जब हमारा स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया है तो उस समय थोड़ा इसको ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पर यही हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर में हो जाएगा, तब उस केस में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़े, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्स हो गया था, यानी हो गया था क्या, ए वाला क्यू अपॉन ए वाला 4πε0 r²। अब जैसे जैसे अब हम बाहर निकल रहे हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि R इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर, तब उस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो स्वाभाविक है ग्राफ कुछ पैराबोलिक टाइप का मिलेगा, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ दिखा रहे हैं। यानी एक ग्राफ है कब, जब R इज लेस देन R है, ए है R इज इक्वल टू स्मॉल आर, और ये जो रीजन जो देख रहे हो ना, ये है R इज ग्रेटर दैन आर के लिए, क्लियर। तो एक कहानी हम लोग आज देख रहे थे। तो आज हम लोग सॉलिड स्फीयर, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए, जैसे मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिया, ई। अगर यही हमारा ये निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड हो गया। अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्ट होता। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अगला जो केस हम लोगों को स्टडी करना है उसमें लीनियर चार्ज के कारण चार्ज कैसा होगा, लीनियर शेप में होगा, और हमसे कहेगा कि भाई आर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ज़रा बताइए कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसा हम बता रहे हैं कि गॉस थ्योरम का बेनिफिट हम लोग यही उठाते हैं कि चार्ज किसी भी साइज में हो, किसी भी शेप में हो, पॉइंट चार्ज हो, बड़े रूप में हो, छोटे रूप में हो, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं कि एक लीनियर चार्ज होगा, सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उसे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और मुलाकात अब तो हम लोग अगले वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।